मेरा विषय है वो है बूलियन बीजगणित, इलेक्ट्रॉनिक परिपथों के डिज़ाइन का आधार। आज जैसे सभी जानते हैं कि विज्ञान का युग है और कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट ये सारी चीज़ें हमारी रोज़मर्रा की आदत बन गई हैं। लेकिन इन सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और युक्तियों का जो मुख्य आधार होता है उनमें लगे विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक परिपथ यानी उसमें लगी छोटी छोटी चिप्स होती हैं। दरअसल ये चिप्स भी विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक परिपथों का ही संग्रह है जो कि बहुत अधिक सूचनाओं को एकत्रित कर सकती हैं। इन्हीं इलेक्ट्रॉनिक परिपथों के डिज़ाइन में बूलियन बीजगणित का उपयोग होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि बीजगणित जो है वो गणित की एक शाखा है जिसमें संख्याओं के स्थान के ऊपर चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। बीजगणित चर अचर राशियों के समीकरण को हल करने तथा चर राशियों के मान निकालने पर आधारित होता है। बीजगणित के विकास के फलस्वरूप ही निर्देशांक ज्यामिति व कैलकुलस का विकास हुआ, जिससे गणित की उपयोगिता बहुत अधिक बढ़ गई और इससे विज्ञान और तकनीकी के विकास में भी काफ़ी गति मिली। सन 1840 में जब गणितज्ञ जॉर्ज बूल ने बीजगणित को एक तार्किक रूप प्रदान करते हुए एक नए रूप में उसे प्रस्तुत किया, तो जिसे आज हम बूलियन बीजगणित या बूलियन अलजेब्रा या बूली का तर्कशास्त्र के नाम से जानते हैं। 19वीं सदी के मध्य में जब बूलियन बीजगणित का उद्भव हुआ तो किसी ने इसको इतना महत्व नहीं दिया, लेकिन जब क्लॉड शैनन ने 1938 में यह प्रदर्शित किया कि रिले युक्त परिपथ का जो कार्य है वो बूलियन अलजेब्रा के तर्क पर ही आधारित होता है, तब जाके कहीं बूलियन का जो बीजगणित है वो प्रसिद्ध हुआ, ज़्यादा मतलब महत्वपूर्ण हो गया वो, और बूलियन का बीजगणित संगणक गणित का जो इतिहास एक आधार बन गया। आज उनका योगदान इतना महत्वपूर्ण है कि वो कंप्यूटर विज्ञान के जन्मदाताओं में उनकी गणना की जाती है, जबकि उनके समय में कंप्यूटर का कहीं अता पता नहीं था। बूलियन बीजगणित का जो विकास है वो बूलियन बीजगणित 2 अंकों पर आधारित होता है। इसमें 2 ही अंक आते हैं, एक आता है 0 और दूसरा होता है 1। इसे हम सत्य असत्य या 0 1 या फिर फॉल्स ट्रू F और T के रूप में भी लिख सकते हैं। लेकिन हमारे जीवन में कई ऐसे तार्किक निर्णय हम प्रतिदिन लेते हैं कि जैसे हमें कैलकुलेटर का उपयोग करना चाहिए या नहीं, या हमें कोई किताब लेके जानी चाहिए या नहीं। इस तरह के जो निर्णय हैं उनके उत्तर में या तो हाँ होती है या ना होती है। तो ऐसे निर्णय जिनका परिणाम हाँ या ना पे डिपेंड करता है उन्हें बाइनरी डिसीजंस यानी कि बाइनरी निर्णय कहते हैं। गणितज्ञ जॉर्ज बूल ने बूलियन बीजगणित के लिए जो सत्य के लिए उन्होंने यानी कि 1 डिजिट का संख्या 1 का उपयोग किया और असत्य के लिए उन्होंने 0 का यानी 0 का उपयोग किया और उससे उन्होंने एक सत्य सारणी यानी ट्रुथ टेबल बनाई। उन्होंने ये जो सारणी है सत्य सारणी यानी कि उसमें सत्यता और असत्यता ये दोनों ही मापे जाते हैं उस टेबल के थ्रू, जिसमें जितने वेरिएबल्स होते हैं वो उसमें लिखे जाते हैं और उनका एक परिणामिक कॉलम होता है जिससे कि उसका वो किस बेस पे उसका क्या परिणाम निकलता है ये उसे आंका जाता है। इस सारणी में अगर हमारे पास जितने भी तार्किक मूल्य हैं उनका और उनके साथ उनके मूल्यों का पूरा एक पैमाना, एक टेबल होता है, एक तालिका होती है ये। इसमें जैसे सपोज हमारे पास n इनपुट्स हैं तो उनमें उनके मूल्यों की जो संख्या होगी वो करीब टू द पावर n होगी। अगर हमारे पास 2 इनपुट हैं a और b तो उस सारणी में उनके मूल्यों की जो संख्या होगी 4। जैसे a और b आप देख सकते हैं a और b और q जो है उसका वो आंसर का कॉलम है। अगर 2 वेरिएबल है a और b तो फर्स्ट टाइम वो दोनों 0 है यानी कि दोनों असत्य हैं। दूसरी बार में a असत्य है तो b सत्य है। फिर तीसरी बार जो है वो a सत्य है तो b 0 है। फिर फोर्थ रो में आप देख रहे हैं कि दोनों की वैल्यू जो है 1 1 है। तो इस तरह से ये इनके 4 संभावित मूल्य हैं, यानी टू द पावर n के हिसाब से 2 के हिसाब से 4 इनकी संभावनाएं होती हैं। दूसरा बूलियन ऑपरेशन। तो बूलियन बीजगणित में बूलियन जो ऑपरेशन होते हैं वो बाइनरी होते हैं, यानी कि बाइनरी उनके लिए उन्होंने 2 ऑपरेशन रखे, एक है एंड दूसरा है और एकांकी यानी कि अनरी ऑपरेशन के लिए उन्होंने नॉट का प्रयोग किया। अब नॉट ऑपरेटर जो होता है वो सिर्फ एक ही राशि पे यानी कि एक ही वेरिएबल के ऊपर वो कार्य करता है। उसे हम कॉम्प्लीमेंट या नेगेशन कहते हैं। इसे दर्शाने के लिए या तो उसके ऊपर टाइल कैरेक्टर होता है, जहाँ आप कीबोर्ड देखते हैं, कीबोर्ड में एस्केप की है उसके नीचे एक कैरेक्टर बना होता है, तो वो टाइल्ड कैरेक्टर यूज़ करते हैं या फिर बार का उपयोग करते हैं, जैसे एक्स बार। इसका अर्थ हुआ कि एक्स का कॉम्प्लीमेंट। अगर x की वैल्यू अगर हमारे पास 0 है तो जब वो x बार होगा तो उसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो 1 हो जाएगी। अगर उसकी वैल्यू 1 है तो वो 0 हो जाएगी, जैसे कि इस टेबल में भी दिख रहा है। तो इस तरह से ये इसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। जो भी उसकी वैल्यू होगी जस्ट उसके अपोजिट उसका हमें परिणाम मिलता है। दूसरा है और ऑपरेटर।
ये दूसरा महत्वपूर्ण ऑपरेटर है बाइनरी ऑपरेशन के लिए। इसे ज़्यादातर हम तार्किक जोड़ के लिए, यानी कि इसको ऐड, तो जैसे हम सामान्य ऐड एडिशन करते हैं 2 + 3 किया तो 5 आ गया, ये वैसा एडिशन तो नहीं करता, लेकिन ये लॉजिकली एडिशन के लिए यूज़ किया जाता है और इसे प्लस के मतलब चिन्ह से पहचाना जाता है, लेकिन जो एक्चुअल में वो बूले द्वारा प्रतिपादित है ये। लेकिन आजकल हम इसकी जगह पे लॉजिकली और सेट यूनियन का जो सिंबल होता है वो भी यूज़ कर लेते हैं। तो जैसे इस टेबल में दिख रहा है कि 2 0 0 वैल्यू है, तो इसका जो भी ऑपरेशन होगा तो इसमें ये हमेशा एक चीज़ फिक्स रहती है कि अगर आपके पास दोनों कॉलम में, यानी दोनों वेरिएबल्स की जो वैल्यू जो है अगर 0 0 है तो उनका जो परिणाम होगा वो भी 0 ही मिलेगा हमें। और अगर किसी एक की वैल्यू भी अगर 1 हो गई, यानी कि कोई भी एक वैल्यू सत्य हो गई, तो हमें परिणाम उसका सत्य के रूप में ही मिलेगा। जैसे कि एग्जांपल लेती हूँ मैं कि यदि मेरा वेतन बढ़ता है या मैं कोई लॉटरी जीत जाता हूँ तो मैं एक कार खरीद सकता हूँ। तो इसमें कार खरीदना जो शब्द है वो 2 चीज़ों पे निर्भर करता है। मतलब या तो वो कार जीत जाए, वेतन उसका बढ़ जाए, इंक्रीमेंट हो जाए, या फिर उसके पास लॉटरी निकल आए उसकी। तो दोनों में से कोई भी एक वैल्यू अगर उसकी एक भी सत्य हो गई तो उसके पास वो कार मिल सकती है। तो उसके लिए भी ये इसी के थ्रू, सारणी के थ्रू हम देख सकते हैं कि अगर कि दोनों अगर सत्य हैं उसकी वैल्यू तो उसके पास उसे कुछ नहीं मिलेगा, अगर एक भी वैल्यू सत्य है उसकी तो उसे वो कार के रूप में ले सकता है, परिणाम उसका सत्य हो सकता है। तीसरा ऑपरेटर है एंड का। तो एंड ऑपरेटर क्या करता है, ये तार्किक गुणनफल करता है। जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन वो मल्टीप्लाई जो हम नॉर्मल करते हैं वो मल्टीप्लिकेशन नहीं कि 2 × 3 × 2 किया तो 6 आ गया, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। ये लॉजिकली एंड करता है। लॉजिकली एंड में इसमें जब इसको दिखाते हैं, इसमें जैसे और में जो ऑपरेटर यूज़ किया था वो प्लस का एक सिंबल यूज़ किया था, इसकी जगह डॉट यूज़ करते हैं, यानी x डॉट y। इसको जो हम पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं x एंड y, या तो x एंड y या फिर x y, किसी भी रूप में आप इसे लिख सकते हैं, x डॉट y या x y के रूप में। अब जैसे इसके लिए एक एग्जाम्पल उदाहरण लेती हूँ मैं कि अगर मुझे ऑनलाइन ई बुक पढ़नी है तो मेरे पास एक कंप्यूटर भी होना चाहिए और एक इंटरनेट कनेक्शन भी होना चाहिए। अगर दोनों बातें होंगी तभी मैं ऑनलाइन ई बुक पढ़ सकती हूँ। तो उस केस में अगर आप इसे देखें, टेबल के फॉर्म में देखें, तो दोनों अगर x की वैल्यू 0 0 है, यानी कि दोनों में से कोई चीज़ नहीं है, तो वो बुक नहीं पढ़ सकते हैं ऑनलाइन। तो जब दोनों ही वैल्यू होंगी तभी उसका वैल्यू जो रिजल्ट कॉलम है वो 1 शो करेगा, यानी कि इंटरनेट कनेक्शन भी है उसके पास और उसके पास जो इंटरनेट कनेक्शन प्लस उसके पास जो बुक्स की जो उसकी अवेलेबिलिटी थी वो दोनों चीज़ें होंगी, तो ये उसका जो वैल्यू होगी वो सही होगी। अब है बूलियन कथन, यानी बूलियन एक्सप्रेशन जो है वो बनता है आपके वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स को मिला के बनता है, प्लस उसमें एंड और नॉट जो ऑपरेटर्स थे उनको जोड़ के, ये तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन से ही ये बूलियन कथन यानी कि बूलियन एक्सप्रेशंस बनते हैं। जैसे ए बार और बी एंड सी, ये एक्सप्रेशंस है हमारा अगर बूलियन में लिखा गया है। तो इसको जब अगर हम तो टेबल के थ्रू शो करेंगे तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि कितने वेरिएबल्स हैं हमारे पास। 3 वेरिएबल्स हैं इसमें, ए बी एंड सी। तो 3 वेरिएबल्स हैं ए बी सी। तो अब जब हमें इसमें शो करना है तो सबसे पहले ए बार की वैल्यू लिखेंगे, फिर बी एंड सी की लिखेंगे और लास्ट में फाइनल जो रिजल्ट आएगा वो ए बार एंड और बी एंड सी का कॉलम आएगा। तो फर्स्ट जो ए बी सी है तो ये टू द पावर n के हिसाब से इसके हमारे पास 8 जो वैल्यूज आएंगी वो 8 आएंगी, संभावित वैल्यूज जो होंगी वो 8 होंगी, यानी कि 3 टाइम्स आपके फर्स्ट टाइम जो होंगे 0 0 होंगी। फिर एक बार सी की वैल्यू सत्य होगी तो 2 0 0 हो जाएंगी। थर्ड कॉलम में बी की वैल्यू अगर सत्य है तो वो 0 हो जाएगी। इस तरह से ये सारे फॉर्म लिखे जाते हैं, यानी कि आपके पास लास्ट में 1 1 1 और इस तरह से आएंगे। तो जब जब हम इसके जब टेबल बनाना शुरू करेंगे तो ए बार की जो वैल्यू लेते हैं उसमें ए बार में क्या होगी, जो वैल्यू एक्चुअल में हमारे पास होती है उसका जस्ट रिवर्स हमें उसका आंसर मिलता है, यानी कि हमारे पास ए कॉलम में 4 0 है। फर्स्ट तो वो रिवर्स होके 1 1 के फॉर्म में आएंगे और जो 1 1 वाले थे वो सारे ये 0 0 के फॉर्म में आ जाएंगे। अब बी एंड सी, यानी कि इसमें एंड ऑपरेटर लगा है और एंड ऑपरेटर में क्या होता है कि दोनों वैल्यू जब तक सत्य नहीं होंगी वो परिणाम सत्य नहीं होगा। तो बी और सी, बी में फर्स्ट में क्या है, दोनों 0 हैं तो बी सी 0 हो गया।
फिर 0 1 है तो भी 0, यानी कि सिर्फ इस वाले कॉलम में 1 1 और लास्ट वाले कॉलम में 1 1 है, तो सिर्फ इस BC में भी सिर्फ ये 2 कॉलम में 1 1 होगा, यानी कि दोनों की वैल्यू जब तक सत्य नहीं थी तब तक उसकी वैल्यू सत्य नहीं होगी। अब फाइनल जो रिजल्ट हमें लिखना है वो A बार और B एंड C लिखना है। तो अब बीच में प्लस का ये चिन्ह जो लगा है ये और को डिनोट करता है, तो यानी कि इन दोनों जो रेड से मैंने इंडिकेट किया हुआ है इनकी वैल्यू यहाँ लिखनी है। तो और में क्या होता है कि कोई भी एक वैल्यू सत्य होगी तो रिजल्ट जो होगा हमारे पास वो सत्य होता है, यानी कि इसमें 1 0 1 फिर 1 0 1 1 0 1, तो सिर्फ लास्ट वाले में 1 और ये 3 जो आपके पास दोनों 0 थे तो वो 0 0 आ गया। इस तरह से ये टेबल्स के फॉर्म में हम उसको एक्सप्रेशंस को लिख सकते हैं। इसके नेक्स्ट है कि जो ट्रूथ टेबल जो है हमारी, वो तो हमने पिछले उसमें स्लाइड्स में देखा था कि एक्सप्रेशंस को कैसे टेबल्स के फॉर्म में लिखा। अब इसमें है कि हम टेबल से कैसे वो एक्सप्रेशंस बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या होता है कि जब भी हमें कोई जब सारणी मिलती है तो इसमें 3 जो भी हमारे पास इनपुट्स होंगे सारे, सपोज हमारे इस एग्जांपल में 3 वेरिएबल्स हैं A B एंड C, तो फाइनल कॉलम में सिर्फ 2 जगह हमारे पास 1 1 लिखा हुआ है। इट मीन्स कि इसकी यही सत्य हैं और इनके थ्रू हमने एक्सप्रेशंस बनाने हैं। तो ये कब होगा, तो जब जैसे इसमें क्या है 0 0 का मीन्स है कि ये फॉल्स वैल्यू है, हमारे पास असत्य वैल्यू है, तो ये इसके लिए ये A असत्य है। फिर एंड, क्योंकि कोई इसमें जब सिंबल नहीं हो एक्स वाई लिखा है, इट मीन्स कि इसके अंदर एंड का ऑपरेटर यूज़ किया हुआ है, तो ये A असत्य है, एंड 1 जो है यानी B वाला B सत्य है, फिर C 0 है यानी कि C असत्य है, फिर बीच में और का ऑपरेटर लगा और लास्ट वाले में भी 1 है, तो तीनों की वैल्यू जो है वो तीनों सत्य हैं, यानी कि 1 1 1 वैल्यू है इसकी, यानी A B C तीनों ही सत्य हैं। तो इसको जो हम लिखेंगे एक्सप्रेशंस में, तो A असत्य है यानी कि A बार, B सत्य है B और C असत्य है यानी कि C बार, और लगा है तो इसमें वो प्लस का सिंबल लग गया, और तीनों सत्य हैं तो A B C। इस तरह से ये जो बूलियन कथन है जो यानी एक्सप्रेशंस हैं वो लिखे जाते हैं। फिर बूलियन कथन से कैसे सत्य सारणी बनाए, वो तो सबसे पहले जो एक स्लाइड देखी तो उसमें सिर्फ एक्सप्रेशंस लिखे थे। अब इन कथन से कैसे सारणी कैसे टेबल बनाएंगे, तो इसमें एग्जांपल लेते हैं, एक उदाहरण लेते हैं F = AB और BC, यानी कि A एंड B और B एंड C। इसमें भी हमारे पास कितने 3 वेरिएबल्स हैं हमारे पास, तो टू द पावर n के हिसाब से हमारे पास मूल्यों की जो संख्या हो जाएगी वो 8 हो जाएगी, यानी कि ABC हमने लिख लिया तीनों कॉलम्स में। फर्स्ट टाइम 0 0 फिर 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1, इस तरह से इस फॉर्म में ये लिखे जाते हैं। फिर इसके आगे अब आगे कैसे लिखेंगे, जो हमने इसको देखा था एक्सप्रेशंस क्या था हमारे पास AB और B एंड C। अब इसमें क्या है AB जो है हमारे पास एंड से जुड़े हैं, BC भी एंड ऑपरेटर से जुड़ा हुआ है, लेकिन AB और BC जो है वो और ऑपरेटर से जुड़े हुए हैं, यानी कि अब अगर हम इनको बराबर करें दोनों वेरिएबल्स को A B और BC को, तो इसमें देखते हैं कि AB में C की कमी है और BC में जो है वो AB में C की कमी है और BC में A की कमी है, यानी कि जब हमें लिखना होगा तो दोनों को बराबरी लाने के लिए, जैसे कि फर्स्ट वाले में जैसे इस कॉलम में लिखा मैंने AB जो बराबर होगा ABC और AB C बार, यानी कि जब बूलियन एक्सप्रेशन में नियम होते हैं कुछ, उसमें आगे मैं बताऊंगी आपको, C बार और C = 1 होता है, यानी कि अगर इसको हम लिखें या ना लिखें, मतलब अगर हमें सरलीकरण करना है तो हम उसको इस फॉर्म में ला सकते हैं AB, और अगर हमें इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करना है, ऐड करना है, तो ABC और ABC C बार लिख सकते हैं। इसी तरह से BC में अब A की कमी है तो A बार और A लिख सकते हैं, तो ABC और A बार BC लिख सकते हैं। इस तरह से ये फॉर्म लिखा जाता है। फिर अब इनमें क्या है कि इन्हें 0 और 1 के फॉर्म में लिखते हैं। अगर ABC है तो यानी तीनों मतलब सत्य वैल्यू है इनकी, तो 1 1 1 लिखेंगे। AB C बार है तो दोनों 1 1 और C बार की वैल्यू 0 हो जाएगी, जिसपे कॉम्प्लीमेंट है, निगेशन है, उसकी वैल्यू 0 आती है, तो इसमें 0 आ गई और ये 1 1। इस तरह से अब इसमें जो टेबल है उसमें ABC की वैल्यू क्या थी हमारे पास, तीनों की 1 1 थी, तो लास्ट वाले कॉलम में ये 1 लिख दिया, इसके जो फाइनल कॉलम है उसमें 1 लिखा हमने। फिर AB और C बार यानी कि 1 1 0,
1 1 0 के आगे 1 लिख दिया हमने। अब A बार B C यानी कि 0 और 1 1, इसके अगेंस्ट एक 1 लिख दिया। इस तरह से ये बूलियन कथन से सत्य सारणी को बनाया जाता है। फिर इसके बाद आते हैं लॉजिक गेट। जो भी हमारे पास ये ऑपरेशंस होते हैं यानी कि एंड, नॉट, और जितने भी ऑपरेशंस हैं वो इन लॉजिक गेट्स के थ्रू ही किए जाते हैं। क्योंकि ये लॉजिक गेट क्या होता है, ये भी इलेक्ट्रॉनिक परिपथ है जिसमें एक या एक से अधिक सिग्नल्स जो हैं वो गेट लेते हैं और हमें एक रिजल्ट, उसकी वैल्यू, एक रिजल्ट सिग्नल हमें प्रदान करते हैं। इन्हें हम डिजिटल लॉजिक सर्किट भी कहते हैं, और या फिर कह सकते हैं कि ये 2 स्टेट की वाले परिपथ हैं, क्योंकि इनमें सिर्फ या तो वोल्ट शून्य को दर्शाते हैं ये, मतलब इनमें या वो एक को, यानी कि इनमें हाई वोल्टेज होती है या इनमें लो वोल्टेज होती है। तो ये सामान्यतः जो होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं, नॉट गेट, एंड गेट एंड और गेट। यानी कि तीनों जो हमारे ऑपरेशन थे, एंड, नॉट और, ये उन्हीं से रिलेट होते हैं ये गेट। अब ये जो 3 हैं ये हमारे पास एक कॉमन होते हैं, एंड और नॉट, लेकिन इनसे हम फर्दर भी और गेट बना सकते हैं। नैंड गेट, नॉर गेट, एक्सऑर गेट, इनसे और अधिक गेट बन सकते हैं। लेकिन इनमें जो गेट जो होते हैं, मैं अभी आपको दिखाती हूँ, इनमें जो जैसे ये गेट है नॉट गेट, इनमें क्या होता है कि एक तरफ इनका इनपुट पोर्ट होता है, दूसरी तरफ इसका आउटपुट पोर्ट होता है। तो ये नॉट गेट के लिए जो सिंबल है वो इस तरह का होता है, एक ट्रायंगल होता है, उसके आगे एक सर्कल बना होता है। ये नॉट गेट को इंगित करता है। इसमें सिर्फ एक ही सिग्नल यूज होता है नॉट गेट में, सिर्फ एक ही वैल्यू जाएगी और एक ही वैल्यू बाहर आएगी। यानी कि अगर हमारे पास इस टेबल के थ्रू देखें, अगर इसमें 0 जाएगा तो इसका रिजल्ट हमें 1 मिलेगा। अगर ये एक उसकी वैल्यू अगर इसकी 1 है तो रिजल्ट में हमें 0 मिलेगा। अगर इसको हमें लिखना हो कहीं तो हमें लिख सकते हैं A बार या नॉट A, इस तरह से इसको रीड करते हैं। दूसरा गेट है इसमें और गेट। इस और गेट में क्या होता है कि इसमें कम से कम 2 सिग्नल्स जो होते हैं वो इनपुट होते हैं, 2 से अधिक भी हो सकते हैं, लेकिन जो रिजल्ट होगा हमारे पास वो सिर्फ एक ही रिजल्ट होगा। यानी इनपुट 2 3 कितने भी हो सकते हैं, मिनिमम 2 हो सकते हैं, और रिजल्ट में सिर्फ एक ही सिग्नल हमें आउटपुट में मिलता है। जैसे इस टेबल में देखते हैं, इसमें भी A B दो इस और गेट को इस फॉर्म में दर्शाते हैं, A B, और इसका रिजल्ट मिला Q। तो जब इसकी दोनों की वैल्यू 0 होगी तो ये 0। ये सेम वही ऑपरेशंस हैं जैसे हमने और में किया था, ये वही टेबल है, मतलब और ऑपरेशन ही और गेट पर अप्लाई होते हैं। यानी कि दोनों 0 है तो Q 0 होगा, 0 1 है तो 1, 1 0 है तो 1, और दोनों ही 1 है तो 1। यानी कि और गेट में जब भी कोई एक वैल्यू 1 होगी तो रिजल्ट हमारे पास 1 ही आएगा, और इसको लिखा जाता है A प्लस B के उससे। लेकिन जब उसे रीड आउट करेंगे तो A और B के रूप में पढ़ते हैं। तीसरा गेट है एंड गेट। यह जो गेट है इस गेट में भी सेम और की तरह ही होता है। इसमें कम से कम 2 इनपुट्स होंगे और रिजल्ट में सिर्फ हमें एक ही इनपुट मिलेगा। लेकिन इसमें और में क्या होता था कि कोई भी सिग्नल अगर उसकी वैल्यू 1 है तो रिजल्ट 1 मिलता है, लेकिन इसमें दोनों ही केस में दोनों ही वैल्यू 1 है तो ही हमें रिजल्ट इसका 1 मिलता है। इसको लिखते हैं A डॉट B, यानी कि A एंड B के रूप में। अब इसमें कुछ रूल्स हैं इसके, क्योंकि इसमें एक फर्स्ट जो नियम है इसका वो है A और 0 इज इक्वल टू A। इस रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो भी वेरिएबल्स है, जब भी किसी चर राशि को और ऑपरेशन के द्वारा 0 के साथ जोड़ा जाता है तो उसका मान उस चर मूल्य के बराबर होगा। यानी कि अगर जो भी वेरिएबल की जो एक्चुअल वैल्यू है वही हमें रिजल्ट में मिलती है। और गेट में अगर हम ये दोनों वैल्यू अगर 0 जा रही है तो A हमें 0 मिलेगा। इस टेबल के अकॉर्डिंग अगर देख लें A और 0 यहाँ लिखा हुआ है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, तो A की वैल्यू भी 0 आएगी। अगर इस और गेट में देखें, अगर इसकी वैल्यू 1 है और ये 0 से इसको लॉजिकली ऐड किया जा रहा था तो इसका रिजल्ट हमें 1 मिल रहा है, यानी कि 1 0 1। तो ये और गेट के ऑपरेशन को ही शो करता है। ये दूसरा नियम है इसका, A और 1 इज इक्वल टू 1, यानी कि जो भी वेरिएबल है उसको अगर हम और ऑपरेशन के साथ जोड़ते हैं तो आउटपुट जो होगा हमेशा जो होगा 1 ही होगा। यानी कि 0 1, अगर 0 1 है तो रिजल्ट हमारे पास 1 आएगा। अगर उसकी वैल्यू दोनों की 1 1 है तो भी 1 आएगी। यानी कि आप जो भी इस वेरिएबल की वैल्यू थी
0 और 1, तो हमारे पास हमेशा इसका आउटपुट जो होगा 1 ही मिलेगा हमारे पास। तीसरा नियम है हमारे पास A.0 इज इक्वल टू 0, यानी कि इस जहाँ डॉट का केस आ गया इट मीन्स यहाँ पे एंड गेट का उपयोग होगा। तो ये एंड गेट का सिंबल है, तो कोई भी वैल्यू हो सकती है और 0 से उसका मल्टीप्लिकेशन किया जाता है, लॉजिकली मल्टीप्लिकेशन। तो दोनों ही 0 0 हैं तो ये आउटपुट 0 आएगा। अगर 1 0 है तो इसकी 0 आएगी, क्योंकि यहाँ पे एंड ऑपरेशन है इसके एंड गेट के साथ। तो एंड में क्या होता है कि जब तक कि दोनों वैल्यू 1 नहीं होगी रिजल्ट 1 नहीं आना है, तो इसलिए ये दोनों 0 है तो भी 0, अगर 1 0 है तो भी ये 1 आता है। तीसरा इसका नियम है A&1 इज इक्वल टू A, यानी कि जो भी इसकी जो आपकी वेरिएबल्स की जो वैल्यू होगी वो एंड के साथ अगर लॉजिकली इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो उसका जो रिजल्ट जो वैल्यू आएगी हमारे पास, जो उसकी वेरिएबल की एक्चुअल वैल्यू होती है वही हमारे पास वापस रिटर्न होके आती है। यानी कि अगर A की वैल्यू 0 है और ये 1 से इसका लॉजिकली मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो रिजल्ट हमारे पास 0 आएगा। अगर ये भी 1 है ये भी 1 है तो रिजल्ट हमारे पास 1 आएगा। यानी कि जो एंड ऑपरेशन का जो एक्चुअल में जो ऑपरेशन होता है कि दोनों वैल्यू 1 है, दोनों वैल्यू 1 है तभी उसके रिजल्ट हमारे पास 1 आएगा। नेक्स्ट इसका जो नियम है वो है A और A इज इक्वल टू A, यानी कि जब किसी भी वेरिएबल को उसके खुद के साथ ही और ऑपरेशन के साथ हम उसे जोड़ते हैं तो उसकी जो वैल्यू आती है जो उसके एक्चुअल में जो उस वेरिएबल की वैल्यू होती है। यानी अगर ये जो और गेट है अगर दोनों की वैल्यू 0 है तो ये 0 आ रहा है, अगर दोनों की 1 है तो ये 1 आएगा। नेक्स्ट इसका जो नियम है वो है A एंड A बार इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे गेट के जो सिंबल है इसमें थोड़ा सा फर्क आ रहा है, क्योंकि बीच में हमारे पास क्या है, एक A वैल्यू है और एक उसकी कॉम्प्लीमेंट वैल्यू है A की, और बीच में हमारे पास और गेट लगा हुआ है। तो जब इसको हम ड्रॉ करते हैं इस फिगर को तो ये और गेट होगा तो एक बार इसकी वैल्यू 0 और दूसरी बार A बार है, यानी कि निगेटिव वैल्यू जाएगी। तो यानी कि इसके ऊपर A बार लगाया तो यहाँ पे एक नॉट का गेट लगेगा। तो जब A की वैल्यू 0 है और दूसरी बार A बार, यानी कि यहाँ पे इसकी जो जाएगी वो 1 के फॉर्म में जाएगा, यानी कि सेम वैल्यू 0 ही नॉट गेट से जब गुजर के और गेट के अंदर जाएगी तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यानी कि 0 और 1 जब और गेट से निकलेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास लास्ट 1 आ जाएगी। इसी तरह इसमें दूसरा जो फिगर है और का, इसमें वैल्यू 1 है और जब ये नॉट गेट लगा हुआ है साथ में इसकी 1 जाएगा तो वो रिजल्ट हमें मिलेगा 0। तो जो फाइनल रिजल्ट हमारे पास आएगा 1 0 यानी 1। तो इसे जो पढ़ेंगे हम इसे A और A बार इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट इसका नियम है A डॉट A इज इक्वल टू A। इस तरह से ये कुछ नियम्स हैं। मैं इसके कुछ उपयोग बताती हूँ आपको। ये बूली बीजगणित का जो सबसे अधिक जो उपयोग होता है वो हमारे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक परिपथों के डिज़ाइन में, यानी कि लॉजिकल जो डिज़ाइंस होते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के, उनमें ज़्यादा उपयोग होता है। फिर कंप्यूटर की फील्ड में भी इसका उपयोग होता है, वीडियो कार्ड में इसका यूज़ होता है, डिजिटल ऑडियो में यूज़ होता है, डिजिटल फोटोग्राफी में यूज़ होता है, और हम जो गूगल और याहू की वेबसाइट्स पे जो हम सर्च करते हैं उनमें भी बूली बीजगणित का उपयोग होता है। जैसे कि इसमें एक एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे आपने उसमें देखा होगा कि जो रासायनिक उद्योगों में भी बूली बीजगणित का उपयोग होता है। जहाँ पे केमिकल्स रखे जाते हैं तो उस केमिकल्स रखने से क्या होता है कि वहाँ पे जहरीली गैसें हो जाती हैं। तो जब जहरीली गैसें को बाहर निकालने के लिए वहाँ पे एग्जॉस्ट फैन लगे होते हैं। उन फैंस में अगर कोई एक फ़ैन खराब हो जाए तो कैसे डिटेक्ट करेंगे, उसमें भी बूली बीजगणित का उपयोग होता है। जैसे कि एग्जाम्पल में 3 फैन लगे हुए हैं, तो तीनों फैन जब चलते रहेंगे तो इनका जो मान होगा यानी वैल्यू होगी वो 0 होगी, क्योंकि जो इसमें जो गेट लगेगा वो नैंड गेट लगता है, यानी कि नॉट और एंड गेट लगता है।
तो जब इस नैंड गेट में क्या होता है, ये जस्ट एंड गेट का रिवर्स होता है, यानी कि सारी वैल्यू जब इसके पास 1 1 होगी तो ये 0 देता है। इसके गुण को आधार मान के इस सर्किट का उपयोग यहाँ पे किया जाता है। तो तीनों फैन चल रहे हैं तो अलार्म नहीं बजता है। जब एक भी फैन खराब हो जाता है तो उसका वैल्यू जो होती है वहाँ 0 हो जाती है। तो 0 होने की वजह से अलार्म वाले कॉलम में आप देख रहे हैं टेबल के अंदर सारे 1 1 है, यानी जहाँ पे एक भी 0 है वहाँ पे 1 1 है, तो ये अलार्म बजता है। इसी तरह एक और एग्जाम्पल है, अपने घरों में देखा होगा फुली ऑटोमेटिक मशीन्स होती हैं, उनमें क्या होता है, उनमें भी बूली बीज गणित का उपयोग होता है। उसमें नॉर गेट यूज होते हैं। नॉर गेट मीन्स कि नॉर और गेट यूज होता है। ये जस्ट रिवर्स होता है और गेट का। और नॉर जो होता है, जो और में क्या होता है कि कोई भी वैल्यू 1 है तो वो 1 हो जाता है, लेकिन नॉर के केस में ये जब सारी वैल्यू इसकी 0 हो जाती है तो ये 1 होता है। उसको मान करके कि इसमें फुली ऑटोमेटिक में क्या होता है, पानी का लेवल जो है वो नीचे तो नहीं है, तो मैक्सिमम लेवल से ऊपर तो नहीं है, ढक्कन तो नहीं खुला है मशीन का। इस तरह से इसमें मशीन में 3 सेंसर लगे होते हैं फुली ऑटोमेटिक मशीन्स में। तो सेंसर्स के हिसाब से अगर कोई भी एक सेंसर कुछ खराब हो गया, मतलब कि कभी पानी ऊपर चला गया मैक्सिमम लेवल से या लो लेवल से कम है, या कपड़ों का भार ज़्यादा हो गया है, या पानी उनके अकॉर्डिंग नहीं है, तो ये स्विच ऑफ हो जाता है। अगर नॉर्मल कंडीशंस हैं तो सारे सेंसर 0 0 रहेंगे और आपका जो स्विच होगा 1 पे, यानी मशीन आपकी चलती रहेगी। इसी तरह से कुछ और इसमें है कि आपने एक विशेष प्रकार के नंबरों पे आधारित ताले देखे होंगे, जिनमें नंबरों का एक विशेष क्रम मिलाने पर वो खुलते या बंद होते हैं। ठीक इसी तरह एक डिजिटल ताले आते हैं जिनमें नॉर और एंड गेट का उपयोग होता है। उसमें बिना किसी चाबी के कोड के द्वारा आप उसको खोल भी सकते हैं और उनके कोड को परिवर्तित भी कर सकते हैं। ऐसे जो ताले होते हैं वो स्कूल्स में, होटल्स में, ऑफिस में, वेयर हाउसेस में, नर्सरी में, इस जगह पे इनका उपयोग किया जाता है। आपने इसमें रेफ्रिजरेटर्स में भी देखा होगा, उसमें ऑटोमेटिक डिवाइस लगी होती है, उसमें एक बजर लगा होता है। इन केस उसमें टेम्परेचर ज़्यादा हो गया है या कभी रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खुला हो गया है, तो उस केस में वो कुछ सिग्नल्स होते हैं, कुछ कोडिंग होती है, उसमें कुछ वॉइस डिवाइस के अंदर लगी होती है। वो आपको फ़ोन कॉल करके भी, नंबर्स मिला के भी वो मैसेज देता है, और अगर फ़ोन लगा है तो वो ऑटोमेटिक डिवाइस के थ्रू वो कॉल भी होती है। तो उसमें भी ये बूली बीजगणित का उपयोग होता है। इसी तरह से कंप्यूटर के फील्ड में एडर, इनकोडर, डिकोडर, ये सारे कंप्यूटर के फील्ड्स में यूज़ करते हैं। एडर का मतलब होता है एडिशन करना, कुछ नंबरों को एडिशन करना। और जब इन एडिशन नंबर्स होते हैं वो बाइनरी नंबर होते हैं बूलियन में, 0 या 1, तो इनको कन्वर्ट करने के लिए डेसिमल नंबर्स में, जो नॉर्मल तो हम 0 to 9 डेसिमल नंबर यूज़ करते हैं, अब डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है कंप्यूटर में, तो उसके लिए इनकोडर का यूज़ होता है। फिर बाइनरी नंबर्स को वापस डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है तो डिकोडर का उपयोग होता है। इस तरह से एंड और नॉट का उपयोग कंप्यूटर के फील्ड में भी होता है। और गूगल और याहू की साइट्स पे भी हम जब सर्च करते हैं उस केस में भी ये बूली बीजगणित का उपयोग होता है। जैसे कि 2 सेंटेंस हमने कुछ ढूंढने, कोई 2 शब्द हमने कंप्यूटर में डाल दिए, तो उनमें जो डेटाबेस होता है, जब सर्च आउट होकर डेटा मतलब क्वेरी जो रिट्रीव होकर डिस्प्ले होती है, उनमें अगर हमने उसमें अगर एंड ऑपरेटर लगाए तो दोनों कंडीशन सही होंगी, ट्रू होंगी, तो हमें दोनों की वैल्यू के बेस पे रिजल्ट मिलता है। अगर और केस लगाए तो दोनों में से कोई भी वैल्यू सही होगी तो हमें रिजल्ट मिलता है। और ये जो गूगल और उसके अलावा भी ये ऑल्टा विस्टा, हॉटबॉट और वाइकोस प्रो, ये सारे सर्च इंजन बूली बीजगणित का उपयोग करते हैं। इसी तरह से कुछ अन्य उपयोग है इसमें, जैसे के मैप होता है एक, के मैप के थ्रू क्या होता है कि जो बूलियन जो एक्सप्रेशंस होते हैं काफ़ी बड़े होते हैं, उनका सिंप्लीफिकेशन इसके के मैप के थ्रू किया जाता है। 2 वेरिएबल्स के लिए, 3 वेरिएबल्स के लिए, 4 वेरिएबल्स के लिए, इन लॉजिक गेट्स को कितना कम हो सके वो एक्सप्रेशंस को कम करते हैं। उनके जब जितने कम होने के बाद जो हमें एक्सप्रेशंस मिलते हैं उनके बेस पे हम लॉजिक गेट बनाते हैं, और इन्हीं लॉजिक गेट्स में नंबर ऑफ जो हमारी जो सूचनाएं हैं जो उनका संग्रह करके रखा जाता है। इस तरह से यह सिद्ध होता है कि जो बूली बीजगणित है वो हमारे इलेक्ट्रॉनिक पद्धतों की डिज़ाइन का आधार है। धन्यवाद।